जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसको यहां पर चुना गया है। तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये है हमारा पड़ोसी चाइना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए किसको यहां पर ध्वजवाहक चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग जंप के हमारे खिलाड़ी हैं यम थंगावेलु, जिनको यहां पर ओपनिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक चुना गया है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस अभी कब मनाया गया है। तो ये दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। ऑप्शन हमारा सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन होगा। तो ध्वजवाहक होंगी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारत सरकार के द्वारा LIC के अध्यक्ष के सेवानिवृत्त की जो आयु है इसको कितने वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये आपकी होगी 62 ईयर। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अमेरिका अपनी आज़ादी का दिन कब मनाता है। तो ये मनाता है 4 जुलाई को। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि सुमित मलिक को डोपिंग के कारण 2 वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया। तो ये हमारे किस खेल से संबंधित हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक रेसलर थे। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च की स्थापना की जाएगी। तो ये बनेगा मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस राज्य में 4000 वर्ष पुरानी एक बस्ती की खोज की गई है। तो इसकी खोज हुई है उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 11 जुलाई 2021 को सिरिसा बांदला स्पेस में जाने वाली भारतीय मूल की कौन सी नंबर की महिला होंगी। तो ये हो जाएंगी तीसरे नंबर की, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद में। तो ऑप्शन यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि द स्ट्रगल विद इन ए मेमोयर ऑफ इमरजेंसी के लेखक कौन हैं। तो इसको लिखा है अशोक चक्रवर्ती साहब ने। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो हमारे देश के मिताली राज, जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे साहब, ये किस देश में भारतीय सैनिकों की स्मृति में जो युद्ध स्मारक बना है उसका उद्घाटन करेंगे। तो उद्घाटन किया जाएगा इटली में। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा किस नाम से भारत का जो पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है इसको विकसित किया गया। तो इसका नाम होगा इंद्रजाल। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस शहर में सोनिक बूम जैसी तेज आवाज वाली घटना पुनः हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी हुई है बेंगलुरु में। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, इसके लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा है धवल कुलकर्णी ने। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो ये हमने कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लिया। इसकी जो PDF होगी वह आपको इसी प्रकार से डिटेल फॉर्मेट में टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी। तो टेलीग्राम से PDF आप डाउनलोड करिए और कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज जरूर करिए। ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर के साथ में किसी की भी कोई रिश्तेदारी नहीं है। जो रिवीजन नहीं करेगा वह परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए देखिए कम, पढ़िए कम, लेकिन रिवीजन आपका सबसे ज़्यादा होना चाहिए अगर आपको एग्जाम में लेनी है सफलता। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी पर मुझे नहीं फॉलो किया है तो नीचे मेरी प्रोफाइल की लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके यहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट जीके की जो सीरीज है बेस्ट 5000 प्रश्नों की, वह आपकी दिन में 12 बजे होती है। 3:30 बजे हम लोग ग्रुप डी के सेट को डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हें अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है और आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो फिर आपको यूज़ करना है कोड KV10। इससे आपको अनअकैडमी पर जितने भी कोर्स हैं, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के कोर्स हों, उनमें आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। बाकी जो 10% का कैशबैक है वह मेरी तरफ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
यूपीएससी के लिए ये जो कैशबैक है वह 15% का है। तो अगर आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं तो जुलाई के महीने में इस ऑफर का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। बाकी 7 जुलाई से हमारे एसएससी कैटेगरी में कई सारे नए बैचेज की शुरुआत हुई है। तो अगर आपको भारत के बेस्ट एजुकेटर की सहायता से किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप इन बैचेज में भी इनरोल कर सकते हैं। पिन कमेंट में बैच की लिंक आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको यूज़ करना है कोड KV10। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस राज्य के रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को भारत के 52वें टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई। तो ये आपको मिलेगा राजस्थान में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब पहले तो आपको ये याद रखना है कि हमारे देश में बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो राजस्थान में अभी जो हमारा ये विषधारी रामगढ़ अभयारण्य है ये 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व होगा। ऐसी घोषणा हमारे वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा की गई है। हालांकि ये आपकी पुरानी न्यूज़ है। अगर आपने कहीं पर पढ़ा होगा तो जो हमारे यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा जून महीने में ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन जब तक हमारा यहाँ पर वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अपनी सहमति नहीं देता है तब तक उसको मान्यता नहीं मिलती है। तो अब जाकर के यहाँ पर पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है। आपको याद रखना है कि राजस्थान में बूंदी में आपको ये देखने को मिलेगा। राजस्थान का ये 4थे नंबर का टाइगर रिजर्व होगा और हमारे देश का 52वें नंबर का ये हो जाएगा टाइगर रिजर्व। अच्छा, राजस्थान की बात हुई है तो 3 इसमें ऑलरेडी हैं, जैसे कि रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा। तो ये आपको 3 पहले से मिलेंगे। चौथा यहाँ पर कौन सा होगा? तो चौथा होगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि जल्दी आपका बन करके तैयार हो जाएगा। इससे पहले आपको याद होगा कि हमारे देश का जो 50वां टाइगर रिजर्व बना था इसी साल, 50वां नहीं 51वां वाला, वो आपके तमिलनाडु के श्रीविल्लीपुत्तूर में बना है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो मंत्री के रूप में इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो चुका है। अब ये कर्नाटक राज्य के नए राज्यपाल होंगे। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब वैसे इनके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके पास में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का प्रभार था, यानी कि हमारी केंद्र सरकार में ये कैबिनेट मंत्री थे और अब इनको भेज दिया गया है कि जाइए, आप कोई विशेष काम के आप नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम आपको बनाते हैं कर्नाटक का राज्यपाल। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये है थावरचंद गहलोत। इन्होंने वाजूभाई वाला का स्थान लिया है। कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगालुरु में मिलेगी और BS येदियुरप्पा यहाँ के हैं CM। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है मंगू भाई छगन भाई पटेल की। किसकी? मंगू भाई छगन भाई पटेल की। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब याद आपको ये रखना है कि ये जो छगन भाई पटेल साहब हैं ये हमारे गुजरात राज्य में पूर्व विधायक रह चुके हैं और जो हमारे मोदी सरकार थी वहाँ पर, यानी कि गुजरात में जब वो CM थे तो उस समय ये मंत्री वगैरह भी रहे हैं और अब इनको मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बना दिया गया है। स्थान किसका लिया है? तो आनंदीबेन पटेल अभी तक कार्यवाहक राज्यपाल थी, उन्हीं के स्थान पर मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बना दिए गए हैं। और ध्यान रखिएगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के हैं CM। अगला प्रश्न है कि मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, इनका नाम है डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। क्या नाम है? डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये भाई साहब कौन है? तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश से ये आपके विशाखापट्टनम से 15वीं लोकसभा के मेंबर थे। इसके अलावा बीजेपी की जो आपकी आंध्र प्रदेश की पार्टी है उसके ये राज्य अध्यक्ष भी थे और अब इनको मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल बना दिया गया है। PS श्रीधरन पिल्लई साहब का ये स्थान लेंगे। मिजोरम की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा राजधानी आपको आइजोल में मिलेगी और जोरमथंगा साहब इस समय यहाँ के CM हैं। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है राजेंद्र V आर्लेकर की। किसकी? राजेंद्र V आर्लेकर की नियुक्ति हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ध्यान आपको क्या रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य की बात करते हैं तो राजधानियाँ 2 हैं, शिमला और धर्मशाला में। राजेंद्र V आर्लेकर यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं और इन्होंने स्थान लिया है बंडारू दत्तात्रेय का। CM कौन है? तो जयराम ठाकुर साहब इस समय हिमाचल प्रदेश के CM हैं। तो ये तो हमने
4 राज्यपालों के बारे में बात की। इसके अलावा 4 अन्य राज्यपाल भी नियुक्त किए गए हैं, जैसे कि PS श्रीधरन पिल्लई साहब, ये अब आपके गोवा के नए राज्यपाल हो गए हैं, अच्छे से याद रखिएगा, गोवा के राज्यपाल बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई साहब। उसके बाद में त्रिपुरा की बात करते हैं तो CM आपके विप्लव कुमार देव हैं, और यहाँ के जो नए आपके राज्यपाल हैं उस पर नियुक्ति हुई है सत्यदेव नारायण आर्य की। किसकी? सत्यदेव नारायण आर्य अब आपके त्रिपुरा के होंगे। इसके अलावा झारखंड की बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की थी, अब इनके स्थान पर रमेश बैस यहाँ के नए हो जाएंगे राज्यपाल। एक और नाम आपको याद रखना है जो कि है हरियाणा राज्य का, तो हरियाणा राज्य के नए हमारे राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय साहब, और इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य साहब का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? तो ये जो कॉन्क्लेव है इसका उद्घाटन किया PM नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन हमारा C हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इसके बारे में आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारे यहाँ पर जो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर के इसका आयोजन किया गया। विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया और भारत के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा निपुण भारत प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने। ऑप्शन हमारा A हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए ये थोड़ा सा स्कीम क्या है इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमारे यहाँ पर आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या आई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया गया था कि 2025 तक हमारे देश में जो भी ग्रेड 3 तक के छात्र होंगे यानी कि तीसरी कक्षा तक के छात्र होंगे उनको हम लोग ऐसी शिक्षा देंगे कि कम से कम वह लोग लिटरेट हो जाएंगे यानी कि साक्षर हो जाएंगे, और जो आपकी संख्याएं वगैरह होती हैं या जो आपके बेसिक गुणा भाग जोड़ घटाना होते हैं उनको वह अच्छे से कर पाएंगे। तो ये टारगेट था 2020 में कि 2025 तक ऐसा हम करेंगे। यहाँ पर एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है निपुण। निपुण का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। तो ये इसका पूरा नाम है। अब इसमें टारगेट ये रखा गया है कि जो हम लोग 2025 तक अचीव करने वाले थे उसको हम लोग 2026-27 तक अचीव करेंगे, क्योंकि कोविड-19 के कारण इसमें हो जाएगा डिले। केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है समग्र शिक्षा स्कीम, उसी के अंतर्गत इसको अभी हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सेलिंग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है नेत्रा कुमानन। क्या नाम है? नेत्रा कुमानन इनका नाम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर C हो जाएगा करेक्ट। अच्छे से याद रखिएगा, सेलिंग के लिए ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा करेक्ट। अब सेलिंग गेम क्या होता है? तो सेलिंग को आप सेलर से कनेक्ट कर सकते हैं। नाव के माध्यम से आपके थोड़े जो समुद्र होते हैं उसमें कुछ कलाबाजियाँ की जाती हैं, तो उसी का एक खेल होता है जिसका नाम है सेलिंग। तो हमारे देश से टोटल 4 खिलाड़ियों ने यहाँ पर कर लिया है क्वालिफाई। इनमें से तो 3 आपके पुरुष खिलाड़ी हैं, विष्णु सारावनन, केसी गणपति और वरुण ठक्कर। एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नेत्रा कुमानन, इन्होंने यहाँ पर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है और जो आपके फेमस खिलाड़ी हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस का जो खिताब है ये किस खिलाड़ी ने जीता? तो लगातार इस साल का अपना तीसरा खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो ऑप्शन यहाँ पर A हो जाएगा करेक्ट। मैक्स वर्स्टप्पन के बारे में ध्यान रखिएगा कि नीदरलैंड के ये खिलाड़ी हैं, रेड बुल की टीम के ये मेंबर हैं। तो ऑप्शन हमारा A हो जाएगा करेक्ट। तो इस साल टोटल आपके 9 फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, जिनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्स वर्स्टप्पन ने इस साल का अपना 5वां रेस यहाँ पर जीत लिया है और लुइस हैमिल्टन इनसे काफ़ी इस समय चल रहे हैं पीछे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर A हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस भुगतान कंपनी के द्वारा इंस्टेंट स्मॉल लोन सेवा पोस्ट पेड मिनी को लॉन्च किया गया? तो ये जो सेवा है इसको अभी लॉन्च कर दिया है पेटीएम ने। ऑप्शन हमारा B हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब इसके नाम में आप थोड़ा ध्यान देंगे, इंस्टेंट स्मार्ट लोन सेवा, यानी कि तुरंत आपको छोटी राशि यहाँ पर कर्ज के रूप में मिलेगी। तो ये सेवा शुरू की है पेटीएम ने।
अब कितनी राशि होगी, तो 250 से लेकर के 1000 रुपये तक का आप ऋण ले सकते हैं। अगर आप इसका भुगतान 30 दिन के अंदर करते हैं तो फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर नहीं देना होगा। आपको एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि पेटीएम के द्वारा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ में मिल करके इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। पेटीएम की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर नोएडा में है। इसके संस्थापक और सीईओ कौन है, तो विजय शेखर शर्मा इसके संस्थापक और सीईओ हैं। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को 2 लोगों ने लिखा है, वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक का कवर पेज है और जो हमारे गोपाल कृष्ण गांधी साहब हैं उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इस पुस्तक को यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आपको टोटल 26 निबंध देखने को मिलेंगे। तो लेखक के नाम आप जरूर याद रखिएगा, वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जूनोज दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो दिवस है हर साल मनाया जाता है आपके 6 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब जूनोज का मतलब है क्या, आप सभी ने जब कोविड-19 के बारे में पढ़ा होगा या निपा के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि ये सारी जो हमारी बीमारियां हैं इनको हम लोग जूनोटिक डिसीज़ के नाम से जानते हैं। जूनोटिक डिसीज़ का मतलब होता है हमारी ऐसी बीमारियां जो कि जानवरों से पहुंच जाती हैं इंसानों में। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिसीज़, और इसी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। अब सवाल ये भी उठता है कि 6 जुलाई को ही हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1885 में जो हमारे लुईस पास्चर साहब थे उनके द्वारा रेबीज के टीके को खोजा गया था। और रेबीज के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो हमारा वायरस है कुत्ते के हौंकने से आपके शरीर में पहुंच जाता है। तो इसीलिए हर साल 6 जुलाई को यहाँ पर वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा किस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। तो ये आपकी है कोरियन एयर, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको यही याद रखना है कि एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 इस साल रही है कोरियन एयर। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस देश के द्वारा मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट फेंगुइन 3E को लॉन्च किया गया। तो ये जो सैटेलाइट है इसे लॉन्च कर दिया है चाइना ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब जैसा कि इस सैटेलाइट के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह हमारे मौसम के बारे में पूर्वानुमान करने के लिए लॉन्च की गई एक सैटेलाइट है। किसके बारे में, मौसम के बारे में इससे आपको जानकारी मिलेगी, आपको मतलब चाइना को जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि चाइना इससे पहले FY3C FY3D लॉन्च कर चुका है। ये इनकी ये तीसरी सैटेलाइट होगी और दुनिया का इसी के साथ में चाइना पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास में इस प्रकार के 3 सैटेलाइट का एक पूरा नेटवर्क होगा, जिसके माध्यम से ये आपके भोर यानी कि डॉन में, सुबह का और दोपहर का जो मौसम होगा इसका बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका निर्माण किस शहर में किया जाएगा। तो दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये आपके बनेगा जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी इसके बारे में घोषणा हुई है और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा 290 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा जयपुर में। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इस स्टेडियम का निर्माण होगा। BCCI ने कहा है कि हम भी आपको देंगे 100 करोड़ रुपए जिससे आप इस स्टेडियम को और बेहतर तरीके से डेवलप कर सकें। अब हमारे देश का ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट वाला। पहला कौन सा है, तो पहला वही है नरेंद्र मोदी वाला क्रिकेट स्टेडियम जिसमें आपके 1,32,000 लोग बैठ सकते हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़, बड़ा स्टेडियम होने का मतलब ये नहीं है कि हम स्टेडियम की लंबाई और चौड़ाई को मेजर कर रहे हैं। बड़ा स्टेडियम होने का मतलब ये है कि उस पार्टिकुलर स्टेडियम में कितने दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उस हिसाब से 1,32,000 दर्शक आपके नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठ सकते हैं जो कि अहमदाबाद में है। दूसरे नंबर पर हमारा हो जाएगा जयपुर वाला। अच्छा, दुनिया में जो दूसरा क्रिकेट स्टेडियम है सबसे बड़ा वो आपका है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे तथ्य आपको इस स्टेडियम से बारे में याद रखना है। चलिए, तो आज का करंट अफेयर यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं।
पहला प्रश्न था कि स्पेसएक्स के द्वारा कितने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया गया, तो इन्होंने लॉन्च कर दिया था 143 सैटेलाइट। कितना? 143 सैटेलाइट। दूसरा प्रश्न था कि नासा के मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका जो हेलीकॉप्टर था उसका नाम था इंजेन्यूटी। क्या नाम था? इंजेन्यूटी नाम था। और जो इनका रोवर था उसका नाम था परसेवरेंस। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो ध्यान रखिएगा हमारे देश में आपको टोटल यहाँ पर 42 रामसर स्थल देखने को मिलेंगे। और रायमोना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो अभी ये 6ठे नंबर का राष्ट्रीय पार्क बन गया है असम का, तो ऑप्शन आपका असम होगा यहाँ पर करेक्ट। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 टू 2020 के लेखक कौन है? अनफिनिश्ड नाम की जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारे देश की जो ग्रोथ रेट थी वह आपकी कितनी रही थी? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और आखिरी प्रश्न है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने? सीबीडीटी की बात हो रही है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज की बात हो रही है, तो उसके नए अध्यक्ष यहाँ पर कौन बने हैं? डायरेक्ट टैक्सेज, अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। बाकी क्लास हमारी होगी 12 बजे, उस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको स्टैटिक जीके की तैयारी बहुत ही शानदार करनी है और ग्रुप डी अगर आपको देना है तो फिर आपके लिए रामबाण क्लास मेरी चल ही रही है, जिसमें हम लोग सेट नंबर 72 डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके ग्रुप वाई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर के बिल्कुल नए प्रश्न होते हैं ग्रुप डी के आपके प्रश्नों के आधार पर, तो उस क्लास को भी आप अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।